जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी कक्षा की ओर। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने मुख्य रूप से आपको टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो कि मैं चला रहा हूँ उसी क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। बेटा याद रखिएगा, जीवन में अगर संघर्ष लग रहा है तो समझ लेना कि अब सफलता नजदीक है। क्या बेटा, अगर लग रहा है जीवन में कि अब संघर्षमय जीवन हो रहा है तो समझ लेना कि ना सर अब सफल होने की घड़ी आने वाली है। याद रखना, मैं मुख्य रूप से बताना चाह रहा हूँ कि बेटा जितना भी मैं पढ़ाता जाऊँ आप लोग उनको बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहना, क्योंकि एक क्वेश्चन से चार चार क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। ये खासियत है गुरुकुल उन्नति का, क्योंकि गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं बढ़िया से क्रम में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ऐसा पढ़ा देंगे बेटा कि सोची ना होगी आपने, क्या सोची ना होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। चलो, अगर मुख्य रूप से बात करें, मुख्य रूप से वार्ता करें या चर्चा करें, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सबसे पहले हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में मात्रक क्या है सबसे पहले ये आ जाता है। तो आपको इसी क्रम में मैं समझा दे रहा हूँ। मात्रक की बात करें, किसकी बेटा? मात्रक की बात करें तो मात्रक जो होता है, आपको बता दें मुख्य रूप से इस बात को मुझसे विशेष रूप से याद रखिएगा कि मात्रक की अगर मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा है तो मात्रक कई प्रकार के थे उस समय में, है ना। अगर मुख्य रूप से पहले की पुरानी स्टार्टिंग की बात करो तो अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक मात्रक लाया गया जिसका नाम था एसआई मात्रक। ये एक बैठक हुई थी। कहाँ पर बैठक हुई थी बेटा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। फ्रांस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में ये बैठक हुई थी और माना गया था कि भाई साहब अब जो चलेगा वो केवल एसआई मात्रक चलेगा। क्या मात्रक चलेगा? एसआई मात्रक। बेटा एसआई मात्रक दो प्रकार का होता है। एसआई मात्रक कितने प्रकार का? कि ना सर एसआई मात्रक दो प्रकार का होता है। एक मात्रक कौन सा होता है? कि ना एक होता सर आधारी मात्रक। कौन सा बेटा? आधारी मात्रक। और दूसरा कितना होता है? कि ना सर दूसरा होता पूरक मात्रक। कितना? कौन सा? कि ना सर दूसरा होता पूरक मात्रक। कौन सा? पूरक मात्रक। अगर हम मात्रकों की बात करें तो टोटल मात्रकों की संख्या कितनी है? कि ना सर 9 है। कितनी मात्रक है टोटल? कि ना 9 मात्रक हैं। अब 9 मात्रक कैसे? आधारी मात्रकों की संख्या 7 है, जबकि पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? कि ना सर 2 रहने वाली है। आधारी मात्रक की मुख्य रूप से बात करेंगे तो मैं याद केवल 3 ही रखने हैं। क्या? कि ना सर द्रव्यमान। कौन सा? द्रव्यमान का बेटा किलोग्राम, है ना। लंबाई का क्या लिखेंगे? ना मीटर। लंबाई को मीटर में लिखेंगे। किसमें? इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जबकि अगर हम समय को किस में लिखेंगे? समय को किस में लिखेंगे? कहना सर समय को सेकंड में। किसमें बेटा? समय को सेकंड में लिखने का हम काम करेंगे। इस बात से मुख्य रूप से ये आपको याद रखना है। आपके मन में विचार आना चाहिए समय का क्या होता है? सेकंड होता है। लेकिन समय की बात करूं बेटा, समय की बात करूं, समय क्या है? कहना सर क्या है? कहना सर मुख्य रूप से याद रखिएगा ये अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बना, ये स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। अगर मुख्य रूप से बात करूं वह मात्रक, कौन से? कहना सर वह मात्रक आपके मन में आना चाहिए व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। लिखे दे रहा हूं मैं हेडिंग, क्या लिखे दे रहा हूं? वह मात्रक। क्या? वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से, किससे? कहना सर आधारी मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। मिलकर क्या बेटा? कहना सर मिलकर बने होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कहना सर उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस बात को भी मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में क्या पढ़ाया? कहना सर मुख्य रूप से हमने आपको पढ़ाया सर मात्रक की बात करें, मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, देखो मात्रक में एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति या मार्केट में नहीं आता, यानी एग्जामों में नहीं आता। हमने बताया गुरुकुल उन्नति पे वो पढ़ाया जाएगा जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो हमें कचड़ा नहीं पढ़ाना है, आप समझो इस चीज को, है ना। जो बिल्कुल आएगा ही मेन उन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा मुख्य रूप से। अगर हम मुख्य रूप से बात करें बेटा या आपसे चर्चा करें कि मात्रक की बात कर रहे थे, तो मात्रक एक ऐसा ही पद्धति, पहले कहीं पर अगर बात करेंगे तो कहीं पर फुट में नाप रहे, कहीं पर पाउंड में नाप रहे, कहीं कुछ नाप रहे। तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा तो मुख्य रूप से बड़ी समस्याएं होने लगी। अब अगर आपसे कहें कि 5 फुट आलू दे दो, है ना, अगर हम कहें ऐसा कुछ कहें अगर जो आपकी भाषा में ना आता तो बड़ी दिक्कत होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बड़ा समस्या होती है। तो उसके लिए क्या किया गया?
एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा मुख्य रूप से अगर वार्ता करूं या आपसे चर्चा करूं, फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठकर एक बात हुई कि भाई साहब जो मुख्य रूप से माना जाएगा वो ऐसा ही मात्रक माना जाएगा। ऐसा ही मात्रक कितने प्रकार के? कहना सर 2 प्रकार के। कौन कौन से? कहना सर एक आधारी मात्रक होता है और एक पूरक मात्रक होता है। पूरक मात्रक क्या कहलाता है? कहना सर पूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है, आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है। आधारी मात्रकों में सब नहीं पढ़ना बेटा, है ना, ज्योति तीव्रता ये कुछ नहीं पढ़ना अभी। मुख्य रूप से अभी तो केवल इतना याद रखो कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है और समय का क्या होता है? कहना सर सेकंड होता है। ठीक है, मुख्य रूप से इतनी जानकारी आपके साथ मैंने साझा करी। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? वह मात्रक जो आधारी मात्रकों से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे अगर हम बात करें कोई एग्जाम्पल जो आप 2 मात्रकों से मिलकर बन रहा हो, है ना, तो वो आपको मुख्य रूप से याद रखना है जो आधारी मात्रकों से मिलकर बने। आधारी मात्रकों की संख्या कितनी है? कहना सर 7 है। कौन कौन सी? कहना सर लंबाई है, द्रव्यमान है, किलोग्राम है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये क्या है? आधारी मात्रकों। अगर इन मात्रकों से कोई मात्रक मिलकर बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कहना सर उसको हम व्युत्पन्न मात्रक के नाम से हम जानते हैं। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष की किसका मात्रक है? कहना प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अच्छा, दूरी के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम मुख्य रूप से बात करें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये समझ लो ये तुम्हारा घर है। क्या है? ये तुम्हारा घर है। अब ये तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम ये पहुंच गए तो बेटा ये भी दूरी है। क्या है? ये दूरी है। तुम यहाँ से निकल कर ऐसे गए तो भी घर पे पहुंची, और मैं कहूँ यहाँ से यहाँ पहुंच गए तो ये भी दूरी है। लेकिन अगर बात करो न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? कहना न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। इस बात को मुख्य रूप से अपने दिमाग में सेव करके रखना, आनंद आ जाएगा। क्या ये जो अधिकतम दूरी, अधिकतम एक तरीके से कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में चली गई दूरी को, यानी न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल बराबर दूरी बटा, है ना। अब ये आप लोग देख लेना। विस्थापन, वेग बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो कमेंट में। वेग बराबर क्या होता है? ये कमेंट में आप लोग मुख्य रूप से हमें बताने का काम करेंगे। ये बात मुख्य रूप से आंसर नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये बेटा 2018 में ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बात को समझ लेना, ऐसे पढ़ लेना कि जैसे एग्जाम में बैठो तो लगे हर प्रश्न अपना है। क्या? ऐसे पढ़ लेना कि लगे कि हर एक प्रश्न अपना है। ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं शानदार तरीके से। वो कह रहा है कि बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बता दो बेटा। कहना सर हमें तो पता है तो बताओ। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। कौन सी है? यकृत है। अगर मुख्य रूप से वार्ता करूं या मुख्य रूप से चर्चा करूं तो लीवर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अगर लीवर की बात करें बेटा, लीवर एक वह अंग है जिसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, क्या बेटा? कहना सर इसमें कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। कोशिका विभाजन मतलब सबसे अधिक होता है। ये किस सेल की बनी होती है? कहना सर ये किसके बनी होती है? किसकी? बताओ किसकी? कहना सर नेफ्रॉन की। किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन कोशिका यानी सेल की बनी होती है। नेफ्रॉन कोशिका की बनी होती है। इसके दिमाग में न्यूरॉन सेल का क्या बना होता है? जल्दी से बताओ बेटा। न्यूरॉन कोशिका का क्या बना होता? कहना सर न्यूरॉन कोशिका का मस्तिष्क बना होता है। क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है। इस बात को मुख्य रूप से आपके अपने दिमाग में सेव करके रखना है। अगर बात करें लीवर की, लीवर का लगभग आधा भाग भी हम कट कर देंगे तो लगभग 3 से 4 महीने में, क्या 3 से 4 महीने में दोबारा रिकवर हो जाएगा, अपने आप रिकवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है। क्या? कहना सर इसमें सेल डिवीजन सबसे अधिक होता है। आपने देखा होगा छिपकली की जो पूंछ होती है वो टूट जाती है, टूटने का दोबारा आ जाती है। उसी प्रकार से हमारा ये लीवर जो है इसमें भी सेल डिवीजन बहुत अच्छी अधिक मात्रा में होता है, सबसे अधिक होता है। जिसके कारण अगर हम इसका लगभग इतना हिस्सा भी काट देंगे तो 3 से 4 महीने में दोबारा रिकवर हो जाएगा अपने आप। जैसे छिपकली की पूंछ निकल आती ना, ऐसे ही हो जाएगा, है ना। आगे की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अधिवृक्क ग्रंथि क्या होती? आपने देखा होगा
क्या ये रफली चित्र बना दिया किडनी कितने, अब फिलहाल बाद में बताएंगे, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी लंबी, तो फिर समस्याएं होती हैं तुम लोगों को। फिलहाल समझो टॉपिक की ओर। वो कह रहा है कि बताओ विद्युत धारा का मात्रक क्या है। कहना सर विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। कहना सर एम्पियर होता है। अभी मैंने विस्तार से स्टार्टिंग के पहले ही सबसे पहले बता दिया मात्रक को बता दिया, ऐसा पद्धति को बता दिया। इसके अलावा आपको हमने बता दिया, इसके अलावा हमने आपको व्युत्पन्न मात्रक बता दिया है ना। और ये सारी चीज़ें मैं आप फिलहाल पहले आप वीडियो को बैक जाएंगे वीडियो में तो आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने पूरा समझा रखा है। अभी जस्ट मैंने ही समझा, और डिटेल में चाहिए तो डिटेल के लिए थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा टाइम दो। डिटेल में फिजिक्स लाएंगे, फिजिक्स का सुपड़ा ऐसे साफ कर देंगे कि सोची ना होगी तुमने, समझ रहे हो। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहना सर एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ओम किसका मात्रक होता है, ओम किसका मात्रक होता है बता दो बेटा। कहना सर प्रतिरोध का। क्या बेटा, कहना सर प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, कहना सर प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। कहाँ पर आया, एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। कई बार हम चर्चा कर चुके संविधान सभा की, कि संविधान की बात करें तो संविधान बनने से पहले संविधान सभा बनी। और संविधान सभा, एक बार रिवीजन कर लो बेटा, एक बार रिवीजन कर लो। क्या रिवीजन कर लो। संविधान सभा की बात करूं, किसकी, संविधान सभा की बात करूं तो संविधान सभा सबसे पहले, संविधान सभा की मांग एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीजी तिलक। क्या नाम था बेटा, बीजी तिलक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा, बीजी तिलक। फिर एक व्यक्ति और आए, कब आए, कहना सर 1934 में आए। इनका क्या नाम था, M.N. राव। क्या M.N. राय या राव के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा किस पार्टी से, कहना स्वराज्य पार्टी, क्या ना स्वराज पार्टी के द्वारा इन्होंने किसकी मांग करी, संविधान सभा की मांग करी। फिर एक व्यक्ति आए सन 1922 में जिनका नाम था गांधी जी। क्या, गांधी जी, अपने प्यारे गांधी जी जो नोट पे छपे हैं, उनने मांग करी थी। कब, कहना सर 1922 में। किस पत्रिका के द्वारा, पत्रिका का नाम था बेटा यंग इंडिया। कौन सी पत्रिका, कहना सर पत्रिका का नाम था यंग इंडिया नामक पत्रिका थी। उसके माध्यम से इन्होंने क्या करी थी, संविधान सभा की मांग करी। जब अंग्रेज संविधान सभा को देने के लिए तैयार हो गए तो सबसे पहले आ गया अगस्त प्रस्ताव। क्या आ गया बेटा, अगस्त प्रस्ताव आ गया। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। अस्वीकार क्यों कर दिया गया, क्योंकि इसमें एक लाइन लिखी थी कि इसमें अधिकतर क्या होंगे, भारतीय होंगे। इसमें अधिकतर भारतीय होंगे। इसमें अधिकतर क्या होंगे, भारतीय होंगे। ये वाली लाइन लिखी थी इसमें, भारतीय होंगे, ये वाली लाइन लिखी थी इसमें। अच्छा, अधिकतर भारतीय का मतलब ये था कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अंग्रेज होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसमें अंग्रेज होंगे। अंग्रेजों को बड़ा पद दे दिया जाएगा, इंडियन वालों को छोटा पद दे दिया जाएगा। तो फिर भी इसीलिए क्या कर दिया, अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद एक और आया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। क्या है बेटा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब आया बेटा, यहाँ पर देखो ओ मेरे लालो, यहाँ पर देखो बेटा, कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन मुख्य रूप से एग्री किया गया कि हाँ भाई ठीक है, कैबिनेट मिशन में कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। तो कैबिनेट मिशन के बाद यहाँ पर थोड़ा सा रुकना बेटा, एक बार अगला पेज ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए जो कि मुख्य रूप से संविधान सभा बनाने में हमारी मदद करेंगे। एक व्यक्ति का क्या नाम था, पेंथे लॉरेंस। क्या नाम था, पेंथिक लॉरेंस नाम था। एक का नाम इतना पूछा नहीं जाता। तीसरे का नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था, अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता। पेंथिक लॉरेंस इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। पेंथिक लॉरेंस को इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया, इसको अध्यक्ष बनाया गया। तो एग्जामिनर पूछे अगर कैबिनेट मिशन में पेंथिक लॉरेंस को कौन सा पद मिला, कहना सर उसको अध्यक्ष पद दिया गया। क्या, अध्यक्ष पद। लेकिन ये कैसे अध्यक्ष पद है बेटा, अभी कानून हमें आता नहीं है बनाना, तो अभी ये अंग्रेज जो लोग हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं, है ना। तो ये इनकी तरफ से 3 व्यक्ति आए जो हमें कानून बनाने में हमारी मदद करेंगे। उनको अध्यक्ष किसके रूप में बना दिया, पेंथे लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष पेंथे लॉरेंस को बना दिया गया। फिर अगर मुख्य रूप से बात करें, फिर का कहना सर 9 दिसंबर। क्या, 9 दिसंबर
9 दिसंबर को मुख्य रूप से 1946 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। किसकी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ पर हुई? कहना सर दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ पर? कहना सर सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर बेटा? सेंट्रल हॉल में हुई। इसके बाद इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष कौन थे? कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कहना सर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बेटा? सच्चिदानंद सिन्हा नाम था इनका। क्या ना? इसके अलावा फिर अगली बैठक हुई 11 दिसंबर को। कब हुई? 11 दिसंबर को हुई। ये 11 दिसंबर कब? 1946 में हुई। इसमें ये भी कहाँ हुई? वो भी दिल्ली में हुई। लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन थे? और वो भी स्थायी अध्यक्ष बने। कौन बने? स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको मुख्य रूप से इतना याद करना। फिर तीसरी बैठक भी हुई। ये फिलहाल आगे की चर्चा है ना, वो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, संविधान निपटते ही चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे अपन लोग, है ना। तो इस बात को मुख्य रूप से इतना भी याद रखना है कि क्या था? कहना सर स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? कहना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आंसर नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा का अध्यक्ष, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं स्थायी अध्यक्ष। क्या? स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बेटा? कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इस बात को मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न देखें, ध्वनि की गति वायु की गति से, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? बहुत भयंकर क्वेश्चन है, लिख लो बेटा। आरआरबी में छपने वाला प्रश्न। क्या? लिख लो, आरआरबी में छपने वाला प्रश्न जो है मुख्य रूप से आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न को पढ़ लो एक बार। प्रश्न क्या कह रहा? कहना सर प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न कहता है कि बताओ क्या ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ये कौन बताएगा? हमें जल्दी से बता दो, थोड़ा सा आनंद आ जाए। क्या? आनंद आ जाए। जब तक 2 मिनट का हम इंतजार कर ले रहे हैं, हमें कोई समस्या नहीं है बेटा, हम तो बता देंगे। लेकिन तुम आप लोग समझो ना, आपको भी तो चीज़ों को करना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें भाई कठिनाई भरी हो जाएंगी। क्या? चीज़ें कैसी हो जाएंगी? कठिनाई भरी हो जाएंगी। इस बात को मुख्य रूप से याद रखना है। क्या? मुख्य रूप से याद रखना है। तो बेटा मुख्य रूप से बात करें, आंसर कहना सर हमें तो दिख रहा, कहना सर हमें तो आंसर दिख रहा, तो बेटा आंसर एन दिख रहा, वो ठीक है, लेकिन आपकी ईमानदारी आपके पास है ना। अगर बात करें, अगर हम ध्वनि की चाल से अगर अधिक गति प्राप्त कर लेते हैं तो उसको सुपरसोनिक, क्या कह सकते हैं? ध्वनि की गति से अधिक गति से चलने वाली मिसाइल को हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। इस बात को याद रखो, भारत के पास ये अवेलेबल है, चिंता नहीं करना है ना। ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है। क्या? ध्वनि की चाल बहुत अधिक होती है, इस बात को मुख्य रूप से याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग, वो कह रहा है ध्वनि की गति। क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है ध्वनि की गति वायु में कितनी? कहना सर 343 मीटर पर सेकेंड होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है HCl एक किस प्रकार का अम्ल है? कहना सर HCl की बात कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल बेटा, इससे पहले कुछ समझा दूं, मैंने पहले भी समझा रखा है पीएच स्केल। क्या? पीएच स्केल की बात करूं तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ अगर पीएच स्केल की बात करूं 0 से 14 के अंक इस स्केल पर डले होते हैं। अगर बीच में बात करूं तो बीच में 7 अंक होता है, जिसको बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर उदासीन बोला जाता है। यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10, यहाँ पे 11, यहाँ 12, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 14। यहाँ पर कितना? 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 याद रखेंगे। यहाँ अगर बात करेंगे, यहाँ बाएं लिखे ले रहे, यहाँ दाएं लिखे ले रहे, समझना बेटा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। साथ में क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। यहाँ पर ये क्या है? अम्लीय। क्या है बेटा? ये अम्लीय लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम क्षारीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्षारीय लिखेंगे। प्रश्न यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे दाएं से बाएं ओर जाने पर, दाएं से बाएं ओर, ऐसा एग्जामिनर पूछेगा कि बताओ पीएच स्केल में दाएं से बाएं ओर जाने पर, तो बेटा थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा क्या हो गया था ना, एक समस्या आ जाती है,
समस्याओं का समाधान गुरुकुल उन्नति करता है। तो इधर देखो, यहाँ मुख्य रूप से बात कर रहे हैं 0 से 14 तक की। यहाँ पर क्या लिख दिया बेटा हमने, अम्लीय लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने क्षारीय। इस बात को याद रखना। अगर हम बाएं यानी दाएं से बाएं की ओर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? अम्लीयता बढ़ेगी। क्या होगी? अम्लीयता बढ़ेगी। और अगर हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो अम्लीयता कैसी हो जाएगी? घटेगी, है ना। इस बात को याद रखेंगे, घटेगी, ठीक है। अगर हम मुख्य रूप से बात करें यहाँ से, यहाँ यानी बाएं से दाईं ओर जाएंगे, यानी 8 नंबर से यहाँ से अगर बात करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्षारीयता बढ़ेगी। क्या होगी? कहना सर क्षारीयता बढ़ेगी। क्या होगी? क्षारीयता बढ़ेगी। और अगर हम दाएं से बाईं ओर जाएंगे तो क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। क्षारीयता क्या होगी? घटेगी। इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? कहना सर समझ में आ गया। प्रश्न क्या कह रहा? प्रश्न कह रहा है HCl किस प्रकार का अम्ल है? कहना सर HCl की बात करेंगे तो कैसा अम्ल है? कहना सर मजबूत अम्ल है। कैसा अम्ल है? मजबूत अम्ल है। बेरी करता है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका जो पीएच मान होता है, आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, इसका पीएच मान लगभग 1 से लेके 3 के समथिंग के बीच में, और 1 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में मुख्य रूप से इसका पीएच देखने को मिलता है। क्योंकि HCl भी अलग अलग है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि पेट में जो HCl पाया जाता है उसका पीएच, HCl अलग अलग होता है। आपके बाथरूम क्लीनर में भी HCl जो एसिड तेजाब आती है उसमें भी HCl रहता है। तो किस HCl की बात कर रहे हैं ये अपन को नहीं कह सकते, लेकिन ये कैसा होगा? मजबूत अम्ल होगा। इस बात को भी विशेष रूप से आप याद रखेंगे। किस में क्वेश्चन आया है? RRB ग्रुप डी 2018 में। कब आया है? RRB ग्रुप डी 2018 में ये प्रश्न आया रखा है। अगले प्रश्न की ओर साझा करते हैं आपसे। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन डी। वो कह रहा है विटामिन डी बता दो बेटा। कहना सर विटामिन डी हमें आता है, आपने बता रखा है, मजा आता है। अब कैसे, क्या? कहना सर विटामिन डी की प्रमुख रूप से बात करूं या चर्चा करूं, विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो प्राप्त नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हमारी बॉडी एक्चुअली में अंदर भी विटामिन डी को बनाती है। प्लस अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारी स्किन यानी त्वचा पर कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मेलानिन। कौन सा? मेलानिन पाया जाता है। मेलानिन के कारण ही बेटा हम विटामिन डी को बना पाते हैं बढ़िया तरीके से, यानी विटामिन डी को ऑब्जॉर्ब कर पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है मुख्य रूप से? कहना सर सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें देखने को मिलता है। ये भी कब आया क्वेश्चन? RRB ग्रुप डी 2019 में आया हुआ प्रश्न है। इस बात को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न वो कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है वो। बेटा समझो इधर पे, मौलिक अधिकार की यहाँ पर चर्चा हो रही है। वही मौलिक अधिकार जो दृष्टि के कोण को, लोगों की भाषा को, लोगों के नज़रिए को और तजुर्बे को बदलने का काम करता है, वही है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करें तो किस में दिया गया है? कि ना आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। क्या? 12 से 35 के बीच में आर्टिकल दिया गया है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार क्या है, आप बता दो जल्दी से। इसकी डिटेल आप हमें कमेंट में लिख के देंगे। क्या? मौलिक अधिकार की डिटेल आप हमें कमेंट में लिखेंगे बढ़िया क्रम से कमेंट में लिख के बताना कि आखिर मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 में, आर्टिकल नंबर 13 में, आर्टिकल नंबर 14 में, आर्टिकल नंबर 15 में, 16 में, ये कौन से में क्या क्या बताया गया है, ये सारे आप लोग हमें आपके साथ आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में बता देना। अगला प्रश्न डीएनए की खोज किसके द्वारा? डीएनए की खोज किसके द्वारा? यहाँ पर अगले प्रश्न पर देखो, डीएनए की बात करूँ, किसकी? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कहना सर डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। डीएनए में कैसी संरचना होती है? कहना सर डबल स्टैंडर्ड। कैसी होती है? डबल स्टैंडर्ड। ये सिंगल स्टैंडर्ड, ये दूसरा, तो इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। और जीन में बेटा हमारी सारी इंफॉर्मेशन रहती है। डीएनए की खोज किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एवं क्रिक या एंड क्रिक
क्रिक के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा? वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा करी गई थी। क्वेश्चन देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या है? अभी हम पढ़ चुके, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। अगर हम डीएनए, आरएनए का नाम बताओ। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी मुख्य रूप से आप लोग याद रखेंगे। ये देखो बेटा, ये कहाँ पर आया? ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है जो आपके साथ मैंने साझा किया। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया द्वारा? ये कितनी बढ़िया बात है, हमने कई बार बता चुके सूर्य की जो ऊर्जा होती है किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न है, हमने कई बार, अगर जो बच्चे शुरू पहले दिन से अगर क्लास को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि सूर्य एक तारा है। क्या है बेटा? सूर्य एक तारा है, हमारे सौर मंडल का तारा है। इसमें इसका जीवन काल कितना होता है? कहना सर 10 अरब वर्ष का। कितना? 10 अरब वर्ष का। इसमें से 5 अरब वर्ष कंप्लीट हो गया। कितना बचा है? शेष बचा 5 अरब। कितना बचा? शेष बचा है 5 अरब वर्ष बचा है शेष। इस बात को भी मुख्य रूप से याद रखेंगे आप। अगर हम सूरज की बात करें या सूर्य की बात करें, सूर्य में आपको बता दें नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण उसमें ईंधन उत्पन्न होता रहता है। इसमें ईंधन जो रहता है किस रूप में होता है? प्लाज्मा रूप में। किसमें बेटा? प्लाज्मा रूप में होता है। अब आंसर आप टिक कर पाओगे। वो कह रहा सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न किस प्रक्रिया से होता है? कहना सर किसमें होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। किससे? नाभिकीय संलयन से। एग्जामिनर अगर पूछे कि बताओ नाभिकीय संलयन खतरनाक होता है कि नाभिकीय विखंडन खतरनाक होता, तो नाभिकीय संलयन ज्यादा खतरनाक होता नाभिकीय विखंडन की तुलना में। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना होगा। ये रही आज की जानदार शानदार सी क्लास। आशा करते हैं चीज़ें बहुत बढ़िया लगी होंगी, मज़ा आया होगा पढ़ने में। बेटा मैं बार बार कहता हूँ, अगर सफलता पानी है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो बस जुड़ जाओ बेहतरीन तरीके से। इतना भयंकर पढ़ लो ना कि सर मज़ा आ जाए। क्या सर? मज़ा आ जाए। ऐसे पढ़ो कि लगे कि अब तरक्की कदम चूमेगी। क्या? अब तरक्की कदम चूमेगी। ऐसे पढ़ने का काम करना है आप लोगों को, और जीवन में बहुत आगे तक जाना है और मज़ा आ जाएगा। गारंटी देते हैं बेटा, चिंता नहीं करनी है। गुरुकुल उन्नति का वादा है, क्योंकि आपकी सफलता हमारी पहचान यही है। गुरुकुल उन्नति की शान। चंद शब्दों के साथ बिता लूंगा। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा? आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको अगर बढ़िया लेवल से 9th 10th 11th 12th की प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कहीं से भी बिलोंग करते हो, जुड़ सकते हो गुरुकुल उन्नति से। गुरुकुल उन्नति 9th 12th आपको बता दें, मुख्य रूप से यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक भी डली है चैनल की। उस वाले चैनल से आप लोग अपने भाई बहनों को जुड़वा सकते हैं, फ़ायदा होगा बेटा। आपको बता दें टीचर भी सारे, ऐसा नहीं है कि सब टीचर, इंग्लिश का टीचर अलग है, फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का टीचर ही अलग है, हिंदी मीडियम के टीचर अलग हैं। ऐसा नहीं है कि वे ही सबको पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो हिंदी मीडियम का जो टीचर होता है वो जितने अच्छे से समझा सकता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, वो इंग्लिश मीडियम का शिक्षक नहीं समझा सकता। और जो इंग्लिश मीडियम का शिक्षक होगा वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इतना अच्छा समझा सकता है जितना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। दोनों की लाइनें अलग अलग है, इस बात को समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और बेटा जुड़ जाओ, 9th to 12th वाला एक चैनल और है जिसका नाम है गुरुकुल उन्नति 9th to 12th, उससे भी जुड़ जाना है ताबड़तोड़ तरीके से और अपने भाई बहनों को जोड़ देना। फिजिक्स का टीचर भी बढ़िया है, बायोलॉजी तो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो कहीं कोई समस्या आने नहीं दूंगा। सारे टीचर बेस्ट हैं, सारे टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बेटा जुड़ना है और सपोर्ट करना है चैनल को। इन चंद शब्दों से विदा लूंगा। चीज़ें बढ़िया लगी, जानदार लगी, शानदार लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आना अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग।